नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल में बॉन्ड मनी के बारे में। बॉन्ड मनी पर वीडियो पहले भी बनाया गया है, लेकिन उस टाइम देखा जाए तो वो वीडियो बहुत पुराना हो चुका है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि बॉन्ड मनी के बारे में हमको क्लियर कर दीजिए। आप लोग जानते ही हैं कि इस टाइम यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है और इसके साथ साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले अपना फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो बॉन्ड मनी के बारे में उन लोगों को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो बॉन्ड मनी है 2020 में ये लागू करा गया था और उसके बाद जो वैकेंसी आई हैं वो स्पेशली या तो जेई कैडर की थी या फिर थी तो आपकी एम की। और इनके जो बॉन्ड थे ये इन लोगों से शक्ति भवन पे ही करवा लिए गए थे। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है इनका अभी पहली बार इस तरह से मौका पड़ेगा कि इनको अपने बॉन्ड मनी का प्रोसेस फिल करना है। तो बॉन्ड मनी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड मनी क्या है। ठीक है, 16 सितंबर 2020 का ये कार्यालय ज्ञाप है और डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई थी 14 अगस्त 2020 को, ठीक है, उसमें ये निर्णय लिया गया था। इसमें इन्होंने कहा था, मैं पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ समझा दूंगा और इसको आप अपने इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, खास करके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले, कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों के समस्त सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम नियुक्ति के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित सेवा शर्तों में बॉन्ड मनी जमा करने के रूप में सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाता है। तो यूपीपीसीएल की जितनी भी वैकेंसी होंगी यूपीपीसीएल की जितनी भी वैकेंसी होंगी वो चाहे किसी भी कैडर की हो, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली है फर्स्ट पोस्टिंग, सिर्फ उनके लिए नियम है कि उनको एक सेवानुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। ठीक है, आगे कहा है कि उपरोक्त सेवानुबंध पत्र प्रारूप एवं निर्देश इसी में दिए गए हैं, उनकी प्रथम नियुक्ति के अवसर पर लिखित रूप से निष्पादित करवाया जाएगा। ठीक है, बॉन्ड मनी किस कैडर के लिए क्या होगी ये देख लेते हैं। तो ग्रेड पे अगर आपका 2600 है, लेवल 4 की जो अगर आपकी जॉब है तो 75,000, इसमें आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टीजी2 आ जाते हैं। 3000 ग्रेड पे जो है लेवल 5 का, इसमें भी 75,000 है, इसमें आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट आ जाते हैं। 4200 जिसमें एआरओ आपके मिल जाएंगे जिनका 1 लाख रुपीज़ है। 4600 जिसमें जेई है, इसका 1,50,000 है। 4800 जिनका 1,50,000 है, इसमें आपके आरओ आ जाएंगे। 5400 में आपको ए मिल जाएंगे, अकाउंट ऑफिसर मिल जाएंगे। ठीक है, इनमें 2 लाख रुपीज़ है। और 8900 ग्रेड पे जिसमें आप लोगों का क्या है, जिसमें आप लोगों का डिप्टी सीओ वगैरह है, उससे ऊपर की पोस्ट देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कहा है कि सीधी भर्ती के प्रारंभिक पद पर चयन उपरांत संबंधित क्रमिक को 1 माह का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा दिया जाएगा एवं तत्पश्चात 11 माह की अवधि तक संबंधित कार्मिक को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रशिक्षण पर माना जाएगा। तो जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले पोस्ट हैं उनमें 1 महीने की ट्रेनिंग उनकी ईटीआई लखनऊ में करवाई जाएगी और उसके बाद के जो 11 महीने होंगे, ट्रेनिंग 1 महीने बाद भी हो सकती है, 11 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग पहले भी हो सकती है। उसमें आपकी 11 महीने की सर्विस जो रहेगी वो आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग ही मानी जाएगी। इस प्रकार उपरोक्त ग्रेड वेतन के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कार्मिकों को विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा प्रदत्त 1 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एवं 11 माह की ऑन जॉब प्रशिक्षण की अवधि कुल 12 माह के अतिरिक्त अतिरिक्त 2 वर्ष की सेवा से अर्थात 3 वर्ष से पूर्व कॉरपोरेशन की सेवाएं छोड़ने की दशा में उन्हें उपरोक्त निष्पादित सेवानुबंध पत्र के अनुसार निर्धारित बॉन्ड मनी एवं जीएसटी लागू दर से कॉरपोरेशन में जमा करनी होगी। तो अगर आप 3 साल से पहले अपनी सर्विस छोड़ते हो तो जो सेवा अनुबंध पत्र में आपके द्वारा बॉन्ड मनी निष्पादित करवाई जाएगी उसका पैसा आपको जमा करना होगा, तभी आप जॉब छोड़ के जा सकते हो, वरना आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते हो। इसका मतलब यही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन्होंने शिथिलता भी दी है, मतलब ये नियम उन लोगों पे लागू नहीं होगा अगर आप इस सर्विस में आने के बाद यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी, इन दो में से, इन दो जो संस्थाएं हैं, ये जो दो आयोग हैं, मतलब भारत संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इनके द्वारा आयोजित अगर कोई परीक्षा है उसको आप पास कर लेते हैं और उसमें आप सम्मिलित होने के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद सेलेक्ट हो जाते हैं, तब आपको इस नियम से छूट दे दी जाएगी। तो फिर आपको ये पैसा नहीं देना होगा। बॉन्ड पत्र तो आपको निष्पादित करना होगा, लेकिन जब आप छोड़ के जाएंगे तब आपको वो पैसा नहीं देना होगा। तो यूपीएससी में आप जानते हैं, मान लीजिए ईपीएफओ की जॉब निकली है, इसके अलावा स्टैटिकल ऑफिसर की निकलती है, या फिर आपकी उसकी हो गई, आपकी सनलेवा उस टाइम में यूपीएससी की जो सिविल सर्विस की है वही हो गई। यूपीपीएससी में आप आरओ में हो गए, एपीएस में हो गए अगर सेलेक्ट, तो और या फिर उनकी जो सिविल सर्विस यूपीएससी में उनकी जो मेन है उसमें आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये पैसा नहीं देना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं
अभी जो बिल्कुल तत्काल में जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले हैं उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो वो लोग देख लेते हैं कि किस तरह। देखिए ये सेवानुबंध पत्र के बारे में इन्होंने दे रखा है, नियम दे रखे हैं ये कि क्या नियम है। इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू मतलब जो आपकी गारंटी लेंगे, जो आप ये मान लीजिए कि यूपीपीसीएल चाहता है कि भाई उन्होंने आपको सर्विस में रखा और आप जॉब छोड़ के ना जाएं कम से कम 3 साल तक, तो आपकी कोई गारंटी लेके अगर आप जॉब छोड़ के जाएंगे तो जो बॉन्ड मनी है, अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का ले रहे हैं कि 75,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी वो दे सके, कोई आपकी गारंटी ले, उनका सीधा सा मानना यह है कि जो प्रचुर साधनों से युक्त हो। प्रचुर साधन मतलब कि उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो 75,000 प्लस 18%, मतलब जो बॉन्ड मनी है प्लस 18% जो जीएसटी सिस्टम लागू है वो चुका सके। अब वो कौन हो सकते हैं? आपके पिता भी हो सकते हैं और आपके कोई निकट संबंधी भी हो सकते हैं। को 100 रुपये मूल्य के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत न्यूनतम 3 वर्षों तक कॉरपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। ठीक है, 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनेगा ये, और उसी पर आपको इसको निष्पादित करना होगा, तभी आपका काम बन सकता है। आगे इन्होंने लिखा है कि प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत 3 वर्ष की सेवा की अवधि में कॉरपोरेशन की सेवा छोड़ने की दिशा में आप एवं आपके प्रतिभूति संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से बॉन्ड मनी, यहाँ मान लीजिए 75,000 प्लस जीएसटी लागू दर की धनराशि कॉरपोरेशन को अदा करेंगे। मतलब अगर आप ट्रेनिंग पीरियड या उसके बाद 3 साल से पहले जॉब छोड़ के जाते हैं तो या तो आप उस पैसे को जमा करें 75,000 प्लस जीएसटी, या फिर आपका जो गारंटर होगा वो इस पैसे को जमा करेगा। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से कम ना हो, प्राप्त हैसियत प्रमाण पत्र भी आपको निष्पादित बंद पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अलावा आपको एक हैसियत प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। हैसियत प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि जो भी आपकी गारंटी लेगा, जो भी व्यक्ति आपकी गारंटी लेगा, चाहे आपके पिताजी हो, माता हो, चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, उसको एक हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना होगा। कि हाँ से बनवाना होगा तहसीलदार स्तर के अधिकारी से कि हाँ भाई उसकी इतनी हैसियत है कि वो 75,000 प्लस मतलब बॉन्ड मनी प्लस जो जीएसटी है उसका पेमेंट कर देगा आपके जॉब छोड़ने की कंडीशन में। आगे इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन प्रदेश के बाहर के नवनियुक्त का बॉन्ड मनी रूपी को धनराशि हेतु प्रतिभूति उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में आ रही कठिनाइयों के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है। मतलब अगर यूपी के बाहर का कोई कैंडिडेट है और वो अगर कोई यूपी के बाहर का कैंडिडेट है और यूपीपीसीएल में सेलेक्ट हो जाता है तो फिर उसको अगर गारंटर वहाँ, क्योंकि उसका बाहर का होगा गारंटर, ठीक है, यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि इनको चाहिए यही का ही, तो फिर उसमें क्या कंडीशन लागू हो सकती है, किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, ये बताया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है तो वह एक नोटराइज्ड एफिडेविट द्वारा नोटरी द्वारा प्रदर्शित शपथ पत्र इस हाशिए से प्रस्तुत कर दे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाया जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है। मतलब अगर यूपी के बाहर का रहने वाला कोई कैंडिडेट है और वो सिलेक्ट होता है यूपीपीसीएल में, तो वो एक नोटराइज्ड एफिडेविट बनवाए और उसमें इस बात की घोषणा करे कि उसका ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो यूपी में रहता हो और उसकी गारंटी ले सके। दूसरी बात, यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभूत नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि कोई कैंडिडेट है उसका उसके पास इतनी हैसियत ही नहीं है, मतलब उसके पास कोई गारंटर है ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपनी गारंटी नहीं दे सकता, उसकी गारंटी लेने वाला कोई है ही नहीं। सपोज करिए उसके पेरेंट्स नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, या फिर उसके पास कोई इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें कि वो हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सके, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बॉन्ड मनी एवं जीएसटी लागू दर से वर्तमान में 18% को सम्मिलित करते हुए कुल रुपए की सावधि जमा पत्र फिक्स डिपॉजिट उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत 3 वर्षों की सेवा अवधि अर्थात कुल 4 वर्षों की अवधि के लिए कॉर्पोरेशन में बंधक रखनी पड़ेगी। के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर यूपी के बाहर का कैंडिडेट है और या फिर यूपी के अंदर का भी है और वो हैसियत प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहा है, उसको गारंटर नहीं मिल पा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो बॉन्ड मनी है और उस पर जो जीएसटी लगने वाली है टोटल का आपको एक फिक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। किसके पक्ष में करवाना होगा, उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में, और 4 वर्षों के लिए उसको बंधक रखना पड़ेगा यूपीपीसीएल के पक्ष में। ठीक है, और फिर उसके बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और बॉन्ड मनी भी आपको निष्पादित करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देख लेते हैं फिर इसमें इन्होंने क्या दिया है। जो बंद पत्र निष्पादित किए जाने के निर्देश हैं इसको ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से करना है, वरना इसमें आप गलती करेंगे तो फिर आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा और उसका खर्चा फिर आपका ज़्यादा लगेगा। देखिए 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है, उस पर टंकित किया जाएगा ये, ठीक है। टंकित क्या किया जाना है, मतलब किस तरह की राइटिंग होगी, क्या उसमें लिखा जाएगा वो आगे दे रखा है। तो 100 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होगा और हर शीट होगी, ठीक है, और ऐसी दशा में
2 या 3 शीट जो कम मूल्य के हो, परंतु उनके मूल्य का कुल योग 100 रुपये हो प्रयोग में। मतलब जो मैटर है, अगर एक से ज़्यादा शीट में आएगा, मान लीजिए 2 शीट में आ रहा है तो 50-50 रुपये के 2 लेने पड़ेंगे, टोटल 100 रुपये का। और अगर 3 शीट में आ रहा है तो मान लीजिए आप कि एक 50 रुपये का ले लेंगे 3 शीट में आ रहा है तो आपको फिर कुछ इस तरह से मैनेज करना है कि जो टोटल है वो 100 रुपीज़ बैठना चाहिए। ठीक है। अब जो आप होंगे, आपके गारंटर आप होंगे और आपके जो प्रतिनिधि होंगे, दोनों को पूरे पन्ने की जो शीट होगी, यदि कोई हो, बंद पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे। मतलब आपको भी करने होंगे और आपके गारंटर को भी प्रत्येक पन्ने पे। अगर एक पन्ना है तो दोनों के हस्ताक्षर नीचे की साइड होंगे, एक से ज़्यादा है तो उन पे भी होंगे। इस बंद पत्र पर किसी प्रकार की कोई काट छाट ना करें, परिवर्तन ना करें, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं पर इस तरह की कुछ होती है काट छाट या वगैरह, तो आपको और आपके गारंटर को उसके ऊपर साइन करने होंगे, तभी ये मान्य होगा। जो आपका गारंटर होगा और जो उस पर साक्षी बनेंगे, विटनेस भी आपको लेने पड़ते हैं, आपको पता है 2 विटनेस होते हैं, तो उनका पूरा नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए, उनका पता भी होना चाहिए और वो किस पद पर है इस चीज़ का भी उल्लेख होना चाहिए और उनके हस्ताक्षर बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हो, वरना ये मान्य नहीं होगा। वो दिनांक जिसमें बंद पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात बंद पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बंद पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस प्रकार आने वाला जो खर्चा होगा वो आपको स्वयं को वहन करना होगा। मतलब जो दिनांक है, जिस दिनांक पर मजिस्ट्रेट के सामने इस बंद पत्र को आप निष्पादित करेंगे, वो कभी भी बिल्कुल बदली ना जाए और इसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस ना करे जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपकी आगे की चीज़ें डिसाइड होंगी। ठीक है। बंद पत्र का निष्पादन किसके सामने करा जाएगा? प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के नाम, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है उसके सम्मुख किया जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एवं आपके और आपके गारंटर द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किए गए जो हस्ताक्षर होंगे वो मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किए जाने चाहिए। तो आपके जो हस्ताक्षर आपने करे हुए होंगे, ओके, और आपके जो गारंटर हैं उसको मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा मोहर सहित साइन होनी चाहिए। मतलब जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो उस पर साइन करेंगे तभी मान्य होगा। आपके और आपके प्रतिभूति द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए। मतलब जिस डेट पर आप बंद पत्र निष्पादित करेंगे उसी डेट पर आप भी साइन करेंगे और अपनी डाइट डालेंगे और उसी डेट पर मजिस्ट्रेट द्वारा भी साइन करे जाने चाहिए, वरना यह मान्य नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रतिभूति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम जो आपका गारंटर है वो सीधी सी बात है यूपी का ही होना चाहिए, यूपी के बाहर का गारंटर नहीं चलेगा। और उसको कम से कम जितनी बॉन्ड बनी है उसका डेब्ट चुकाने में समर्थ होना चाहिए। इसके प्रमाण पत्र हेतु बंद पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र, ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र वो ये हैसियत प्रमाण पत्र तो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न तनाव संलग्न किया जाना चाहिए। मतलब आपका जो गारंटर है यूपी का ही होना चाहिए और उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो बॉन्ड मनी प्लस जीएसटी का भुगतान कर सके और इसके लिए उसको एक तहसीलदार स्तर के अधिकारी का कम से कम ऐसे प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। ठीक है। यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई गारंटर नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बॉन्ड मनी एवं जीएसटी लागू दर से वर्तमान में 18% को सम्मिलित करते हुए कुल रुपए की सावधि जमा पत्र उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत 3 वर्षों की सेवा अवधि अर्थात कुल 4 वर्षों की अवधि के लिए कॉर्पोरेशन में बंधक रखनी पड़ेगी। इसके बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप समझिए, अगर आप यूपी के बाहर के कैंडिडेट हैं और आपको यूपी के अंदर कोई गारंटर नहीं मिल पा रहा है या फिर यूपी के अंदर के भी हैं और तो यूपी के अंदर आपको कोई गारंटर नहीं मिल पा रहा, तो आपको उतने रुपए की एफडी करानी होगी, तब आपको कैश में पैसा खर्च करना होगा। तब आपको बंद पत्र निष्पादित करने की जरूरत नहीं होगी, न ही आपको फिर हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत होगी। अब किस तरह का उसका फॉर्मेट है ये देख लीजिए। जो आप टाइप करवाएंगे 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, उसका क्या प्रारूप है, वो प्रारूप अब आपके पास होना चाहिए। इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री, ये श्री मतलब आप कैंडिडेट का नाम, पुत्र आपके पिताजी का नाम, ठीक है, या फिर पुत्री जो भी है, अस्थाई यहाँ पद का नाम आएगा कार्यकारी सहायक, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के नियुक्ति पत्र संख्या, तो ये आप तभी बनवा सकते हैं जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, उससे पहले आप नहीं बनवा सकते, क्योंकि यहाँ पे नियुक्ति पत्र संख्या आएगी और उसकी दिनांक आएगी। ठीक है। मैं वर्णित शर्तों के अधीन सेवा कर रहे हैं। एतद पश्चात मतलब वही कहलाएंगे जो कैंडिडेट है उसका नाम एवं श्री, जो पुत्र है श्री निवासी, मतलब जहाँ उनका नाम आएगा जो आपके गारंटर है, पिताजी, माताजी, मामा, चाचा, ताऊ जो भी आएंगे वो, और उनके पिताजी का नाम आएगा और उनका पूरा पता आएगा और इनको बाद में प्रतिभू कहलाया जाएगा। एतद द्वारा आबद्ध होते हैं कि जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती
संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एतत्पश्चात कॉर्पोरेशन चलाएंगे। मांगे जाने पर रुपए इतने प्लस जीएसटी। यहाँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले 75,000 बनेंगे और असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले भी जीएसटी लागू दर से मात्र के बंद पात्र होंगे। ठीक है, बंद पात्रित होंगे, ये आपको लिखवाना है। ठीक है, मतलब इसका यही है कि अगर आप जॉब छोड़ के जाते हैं तो आपको इतने रुपए आपका जो गारंटर है वो देगा। और गारंटर अगर कल को ना भगवान ना करे उसको कुछ हो जाता है, वो नहीं रहता है इस दुनिया में, तो उसके जो उत्तराधिकारी होंगे या निष्पादक होंगे या वैधानिक प्रतिनिधि होंगे या उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत होंगे, उन सबको ये पैसा देना पड़ेगा। तो जिस डेट पे बंद पत्र निष्पादित हो रहा है उसकी तारीख, महीना और साल लिखा जाएगा। हस्ताक्षर होंगे, आपके खुद के हस्ताक्षर होंगे और आपके गारंटर के हस्ताक्षर होंगे। और इन हस्ताक्षरों को कौन वेरीफाई करेगा? प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करेगा अपने साइन के साथ, दोनों के, ध्यान रखिएगा, विद साइन। यह तो कॉरपोरेशन ने नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार स्थायी के रूप में नियुक्त किया गया है। एवं यह कॉरपोरेशन को यह आश्वस्त करने के आशय से कि जो गारंटर है स्वयं अपनी ओर से कॉरपोरेशन की सेवाओं को प्रशिक्षण के दौरान के लिमिट संदर्भ में के रूप में नियुक्ति की दिनांक से 3 वर्ष पश्चात तक नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यह बंद पत्र निष्पादित करता है। अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की शर्त है कि यदि यदि मतलब आप अपने प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात उसके नियमित संपर्क में, मतलब यहाँ आपका पद का नाम आएगा, के रूप में नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष पश्चात तक कॉरपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कॉरपोरेशन की पूर्व अनुमति लिए बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा, तब उस दशा में आप या फिर आपका जो गारंटर है के मांगे जाने पर बंद पत्र में वर्णित शर्तों वर्णित धनराशि का अविलंब भुगतान करेंगे तथा आप या आपके जो प्रतिभू हैं उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के उपरांत उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी, अन्यथा यह पूर्ण रूपेण प्रभावी रहेगा। यह सदा प्रतिबंध होगा कि यदि कॉरपोरेशन की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार करता है तो यह बंद पत्र निष्पादित समझा जाएगा। मतलब अगर कॉरपोरेशन खुद आपकी जो सेवा का नाम आ जाएगा वो अपने मर्जी से आपकी सेवा समाप्ति करता है तो बंद पत्र का जो पैसा है वो आपको नहीं देना है। ठीक है, वो फिर पैसा आपको नहीं देना है। यहाँ पर आपके अभियंता प्रतिभू मतलब आपका नाम और आपके जो गारंटर हैं वो आएगा और यहाँ पर 2 साक्षी होंगे और ये भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा वेरीफाई होगा। तो ये अनुमानित तौर पे कम से कम 2 पेज में या 1 पेज में आएगा। तो 50-50 रुपए के आपको 2 बनवा लीजिए, वो काफ़ी रहेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे सिंपल और सरल लैंग्वेज में कि अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपको बंद पत्र निष्पादित करवाना होगा और उसके लिए आपको एक गारंटर चाहिए जिसको हैसियत प्रमाण पत्र भी अपना बनवाना होगा। और अगर आप यूपी के बाहर के कैंडिडेट हैं और या फिर आपको गारंटर नहीं मिल पा रहा है तो आपको एफडी करवानी होगी किसके पक्ष में? यूपी पीसीएल के पक्ष में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे नॉलेज सभी को कन्वे हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।